क्विक रिवीजन जो आपका एनवायरमेंट लॉ का पेपर है, मॉड्यूल 2 FI LLB सेमेस्टर 2 TYB LLB सेमेस्टर 6 मुंबई यूनिवर्सिटी का 75-25 पैटर्न जो न्यू आपका सिलेबस है। इसमें जो टोटल अगर आप देखते हैं इस मॉड्यूल में आपके टोटल जो है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और रूल्स एड्रेसिंग सम एनवायरमेंट प्रॉब्लम, अगर ये देखा जाएगा तो सबसे इजी मॉड्यूल है। इसको अगर आप एक या दो बार ही अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको ये पूरा याद हो जाता है, स्कोरिंग भी ज़्यादा होता है। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको सिलेबस में सारी चीज़ें नहीं है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स है। स्कोप जो सेक्शन 3 to 13 में है, जुरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 14 to 25, पिनल प्रोविजंस इसके जो सेक्शन 26 to 28। उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको सब कुछ नहीं है। इसमें देखा जाएगा तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि 35 to 40 डेफिनेशंस है, जिसमें से 1 या 2 आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। उसके बाद हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जो देखते हैं सेक्शन 9, 11 and 12, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स के प्रोटेक्शंस के बारे में, हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, क्लोज एरियाज हो गए, ये जो सेक्शन 18 to 49(7), और उसके बाद जो आपका ऑफेंस जो है अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ जो सेक्शन 50 to 58 वाई में जो दिया हुआ है। उसके बाद आपके कुछ रूल्स हैं जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को जो एड्रेस करते हैं, जो कि ज़्यादातर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जो अथॉरिटीज़ होते हैं उनको एम्पावर करते हैं, और जिसे अथॉरिटीज़ है जो कि ये रूल्स बनाते हैं। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, हैजार्डस वेस्ट हो गए, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड, ओजोन डिप्लीशन से लेकर, सॉलिड वेस्ट से लेकर। आइए फटाफट ये रिवीजन करते हैं जिससे कि आप जब क्लियर हो जाए। 1 या 2 बार अगर आप इसको सुनोगे तो इसको तुरंत आप लोग को जो है कि याद हो जाएगा और आपको ईजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए पेपर। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देख रहे हैं हम 2010। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये स्पेशल एनवायरमेंटल कोर्ट है इंडिया में जो एस्टेब्लिश किया गया 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अगर देखते हैं इसका जो प्रिंसिपल बेंच है दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड द 4 रीजनल बेंचेस इन भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इसका एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डील्स विद द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट फॉलोज अ फास्ट ट्रैक प्रोसेस एंड डिलीवर अ जजमेंट विद इन 6 months। अगर देखते हैं तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कैन इम्पोज पेनल्टीज, इशू ऑर्डर्स एंड हियर अपील इन एनवायरमेंटल मैटर्स। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो एस्टेब्लिश अ स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर द इफेक्टिव एंड स्पीडी रेसोल्यूशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट हो गए, कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इंश्योर करता है कि लीगल रेमेडीज, रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर एनवायरमेंटल डैमेजेस। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। उसके बाद हम इसको अगर देखते हैं कि एक समरी उसका देखते हैं कि पूरे चैप्टर वाइज डिवाइड कैसे है। तो ये पूरा जो एक्ट है ये टोटल इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं और 3 शेड्यूल्स हैं। तो ये 3 शेड्यूल्स कौन से हैं कि पहले जिसमें लिस्ट दिया हुआ है 7 की एनवायरमेंटल लॉज के अंडर एनजीटी जुरिसडिक्शन। उसके बाद शेड्यूल 2 में आपका लिस्ट ऑफ द हेड्स अंडर विच द कंपनसेशन में बी क्लेम्ड, एग्जाम्पल डेथ हो गए, इंजुरी या एनवायरमेंटल डैमेज। थर्ड इज द शेड्यूल 3 दैट इज द कंटेन्स द अमेंडमेंट to other laws to align with the National Green Tribunal Act, that is like adding appeal to the National Green Tribunal provisions। तो अगर हम ये जब पूरा देखते हैं तो टोटल 5 चैप्टर्स है। इसमें जो 5th चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का 75-25 पैटर्न है एनवायरमेंट लॉ का। आपको टोटल इसमें से जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस में है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका प्रीलिमिनरी है, शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशन, दैट वो फुल लेंथ में आप लिख सकते हो, लेकिन इसके आपके सिलेबस में जो है सेक्शन 3 से ये चालू होता है, सेक्शन 3 to 13। इसमें एस्टेब्लिशमेंट, कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल एंड पावर ऑफ द चेयरपर्सन दिया हुआ है कि इसके जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन कौन होंगे, तो उसके बारे में जानकारी जो है चैप्टर 2 देता है। तो चैप्टर 3 जो है जुरिसडिक्शन एंड पावर्स, जो आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अथॉरिटीज है कि जैसे उनके जुरिसडिक्शन, उनका रिलीफ एंड कंपनसेशन कैसे होगा, अपील कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेशन के प्रोसेस क्या होगा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, प्रोसीजर इसके क्या होंगे, प्रिंसिपल कौन से अप्लाई करेंगे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल या फिर पोल्यूटर जो पेस प्रिंसिपल के बारे में। तो उसी तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हो। बाद में अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज, कि इसका जो अपील होता है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जनरली डायरेक्टली वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में आता है 90 डेज में। और इसका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स है आर लाइक सिविल कोर्ट्स की जो डिक्री होती है उसी तरह से। तो यहाँ पे जो CPC अब देखेंगे तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। तो उसके बाद में हम आगे अगर देखते हैं इसमें इसके जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फास्ट ट्रैक एनवायरमेंटल जस्टिस, जजेस प्लस एक्सपर्ट कंबाइंड लीगल एंड टेक्निकल नॉलेज इसमें होता है। फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ हो गया या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो गया या बायोडाइवर्सिटी या हैजार्डस वेस्ट कंट्रोल, और ये बेस्ड होता है ऑन द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फ्रॉम स्टॉकहोम, जैसे कि 1972 और रियो जो 1992 का जो कॉन्फ्रेंस है उसके बेस्ड
पे ये सारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आइए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपको स्कोप है, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन और पीनल प्रोविजंस जो आपके सिलेबस में है, और इसी पर आपको ज्यादातर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, व्हाट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, स्कोप ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पीनल प्रोविजंस ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यही आपके जो सिलेबस के हिसाब से एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कोप ऑफ द एक्ट दैट इज गिवन इन सेक्शन 3 to 13 हेचमदित्य दिल है। इसके अंदर ये दिया हुआ। तो सेक्शन 3 जो है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बाय नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन निकाल के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाती है। द ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सेक्शन 3 बोलता है, और इट एक्सरसाइज द पावर अंडर द एक्ट एंड हैंडल्स द एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। तो ये सारी चीजें उसमें। सेक्शन 4 जो है कि ये कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल बनाता है कि इसके अंदर कौन कौन होंगे इस ट्रिब्यूनल के अंदर। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह ये पूरी तरह से ये काम करता है। तो इसमें एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं जो 10 to 20 हो सकते हैं, और इसमें एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं जो कि इसकी भी संख्या 10 to 20 हो सकती है। तो वो आप देखेंगे तो इसमें एक चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर्स 10 से 20 जो कि जुडिशरी से होते हैं, और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं तो 10 to 20। तो दिस मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मेंबर्स होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, और एक्सपर्ट पर्संस में ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू असिस्ट इन स्पेसिफिक केसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है लोकेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच बेंच कहाँ होगी। जैसे आपको पता है कि जो इसका जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है, उसके बाद पूना में, और जो अलग अलग जगह पे यहाँ पे इनके 4 ब्रांचेस है। तो चेयरपर्सन जो है कि मस्ट बी और हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये होना जरूरी है। तो चेयरपर्सन का जो क्वालिफिकेशन है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में होंगे, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका जो सेंटर में जो है दिल्ली में, उसके बाद जो है कलकत्ता में, चेन्नई में, पुणे में, और ये जो इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो जजेस होते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, ये 2 में से एक जो है कि चेयरपर्सन है। जुडिशियल मेंबर होते हैं जो मस्ट बी और हैज बीन द हाई कोर्ट जज। जो जुडिशियल मेंबर इसके 10 से 20 की जो संख्या है वो हाई कोर्ट के जज होने उनको कंपलसरी है। और उसके बाद एक्सपर्ट जो मेंबर होते हैं, जैसे साइंस से, इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी से, PhD होल्डर से, और उनकी जो एक्सपर्टाइजी होती है वो 15 ईयर्स की उसमें एक्सपर्टाइजी होनी चाहिए एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड में उनके, और दे कैन नॉट होल्ड एनी अदर जॉब ड्यूरिंग देयर टर्म, और दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ज्वाइनिंग सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द रिटायरमेंट फॉर 2 years। ये भी आपको ध्यान में रखना। जैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस है कि चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी तरह से जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर जो होते हैं अपॉइंटेड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। तो 2 चीजें अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस होती है कि यहाँ की जो चेयरपर्सन होती है वो कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके कंसल्टेशन से, या तो फिर जो कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस CJI होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं वो, या फिर जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो वही चेयरपर्सन हो सकते हैं। उसके बाद हम टेन्योर देखते हैं, एज देखते हैं। तो 10 ईयर का 5 ईयर का होता है नॉन रिन्यूएबल। एज लिमिट जो चेयरपर्सन का है, जो चेयरपर्सन का एज 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 70 ईयर्स तक ही हो सकते हैं। चीफ जस्टिस और ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं वो 67 ईयर्स, और एक्सपर्ट मेंबर जो होते हैं वो 65 ईयर्स। तो ये उनका एज लिमिट इसके अंदर बताया गया। उसकी तरह से रेसिग्नेशन अगर किसी मेंबर को देना है तो कैन रिजाइन एंड गिव इन नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि मुझे रिजाइन करना है। सैलरीज एंड अलाउंस जो होते हैं, किसी सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, अलाउंस हो गया, सर्विस कंडीशन आर प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स एंड देयर कैन बी रिकमेंडेड आफ्टर द एंड दैट कैन बी रिड्यूस आफ्टर द अपॉइंटमेंट अगर कहीं इमरजेंसी है तो। रिमूवल और सस्पेंशन जो है कि इंसॉल्वेंसी या क्रिमिनल केस है या मेंटल इनकैपेसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मिसयूज ऑफ पोजीशन है, तो इनका रिमूवल इनका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अथॉरिटी उनका हो सकता है। उसी तरह से देखते हैं कि रिफॉर्म इन अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 है, फॉलोज द न्यू रूल एंड अपॉइंटमेंट बिफोर फाइनेंस एक्ट 2017 कंटिन्यू टू होल्ड। तो ये सारी चीजें उसमें होती है। कभी कभी एक्टिंग चेयरपर्सन भी इसमें होते हैं। जुडिशियल मेंबर इज अपॉइंटेड टेम्परली एज द एक्टिंग चेयरपर्सन। अगर वेकेंट या फिर डेथ और रेसिग्नेशन है चेयरपर्सन का तो वहाँ पे एक्टिंग चेयरपर्सन हो सकते हैं। स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द स्टाफ स्ट्रक्चर, और जो चेयरपर्सन है हैंडल करता है रिक्रूटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ। तो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है इसका, वो चेयरपर्सन हैज अ फुल पावर ओवर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस पावर्स आर डेलीगेट टू द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स अंडर द सुपरविजन। तो सबसे पहले हमने स्कोप देखा इसका कि इसको स्कोप कहाँ होगा ऑफ द एक्ट सेक्शन 3 to 13 में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स के बारे में, हमने अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखा, हमने टेन्योर एंड द एज ऑफ द जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे उनका हमने देखा, रेसिग्नेशन वो कैसे करेंगे, उनके सैलरीज और अलाउंस के बारे में, रिमूवल एंड सस्पेंशन के बारे में, रिफॉर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर चेयरपर्सन अगर नहीं रहते या वैकेंट हो जाता है
तो एक्टिंग चेयरपर्सन कौन होगा ये हमने देखा, स्टाफ ऑफ द ट्रिब्यूनल देखा और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड प्रोसीडिंग्स जो कि आपका सेक्शन 14 to 25 में आपका दिया होता है। एडजुडिकेशन फॉर ऑफ दिस एनवायरमेंटल डिस्प्यूट जो है कि यहाँ पे इनके ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या होगा कि ट्रिब्यूनल जो हैंडल करता है सिविल केसेस विद सब्सटेंशियल जो एनवायरमेंटल क्वेश्चंस होते हैं उसको ये हैंडल करने की इनको पावर होता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं this must arise of the act like listed in the schedule। एग्जांपल देखें वाटर एक्ट जैसे कि शेड्यूल 1 में एक्ट दिए हो, जैसे वाटर एक्ट है आपका, एयर एक्ट है 1981 का, फॉरेस्ट एक्ट 1980 का, एनवायरमेंटल एक्ट है 1986 का, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2000 जो 2 का। तो ये सारी चीजें शेड्यूल 1 में वो दी हुई है कि जो कि इनके जुरिसडिक्शन के दायरे में जहाँ पे उसकी न्याय व्यवस्था वो एडजुडिकेट उसको मैटर को कर सकते हैं, उसके ऊपर वो केस जो चला सकते हैं। तो केसेस मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 6 months एंड ये एक्सटेंडेबल टू द 60 days फ्रॉम द वैलिड रीजन। तो ये जो है उसका जुरिसडिक्शन। कंपनसेशन एंड रिलीफ, ट्रिब्यूनल जो है कि उसको राइट्स है, उसके पास पावर है टू ग्रांट अ रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द पॉल्यूशन विक्टिम। कोई भी पॉल्यूशन विक्टिम है तो उसको जो भी इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है या फिर जो भी उसके अंदर कल्प्रिट है तो उसको वो ये बोल सकती है कि आपको रिलीफ देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा टू द पॉल्यूशन विक्टिम। उसी तरह से ऑर्डर कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान किया है, हानि पहुंचाई है, तो फिर वो उस इंडस्ट्री को या फिर वो जो पोल्यूटर है जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको वो बोल सकती है कि आप जो है कि इसको फिर से जो पहले वाली स्थिति में लेके आइए और उसका नुकसान भरपाई आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से ये कंपनसेशन एंड रिलीफ का पावर है नेशनल गिल्ड ट्रिब्यूनल को ये अंडर दिस एक्ट। इन एडिशन टू दैट द अंडर अदर लॉस, एग्जांपल जैसे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, या एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 5 years एक्सटेंडेबल टू द 60 days और ट्रिब्यूनल डिवाइड द कंपनसेशन अंडर शेड्यूल 2। जैसे शेड्यूल 2 जो शेड्यूल 1 में एक्ट दिया हुआ है इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के, और उसके बाद शेड्यूल 2 में जैसे कि अगर किसी का डेथ होता है, डिसेबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, तब आप कितना कंपनसेशन दोगे ये शेड्यूल 2 में इसमें मेंशन है। उसी तरह से सेक्शन 16 अगर आप देखते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन के बारे में, अपील्स कैन बी फाइल्ड against the order by the appellate bodies under the Water Act, Air Act, Environment Act and the Forest Clearance Biodiversity Authority, और जो environmental clearance और the rejection जो है तो the appeals must be filed within the 30 days extendable to the 30 days। ये आपको याद रखना है कि जो इसकी appellate jurisdiction है that is mentioned under section 16 में इसके appellate jurisdiction है कि अगर कोई भी अपील अगर जो है कि उससे खुश नहीं है जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको जो जजमेंट दे रही है, तो अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days एंड एक्सटेंडेबल बाय द 60 days विद द स्पेशल परमिशन। तो लाइबिलिटी ऑफ द जो एनवायरमेंटल डैमेजेस का सेक्शन 17 में दिया हुआ है कि पर्सन कॉजिंग द एनवायरमेंटल डैमेज मस्ट पे द कंपनसेशन एंड लाइबिलिटी अप्लाइज इवन इफ द मल्टीपल पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी अप्लाइज हियर। यहाँ की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यहाँ पे लगती है। और ट्रिब्यूनल यूजेस शेड्यूल 2 टू डिटरमाइन द अमाउंट। शेड्यूल 2 जो है कि यहाँ पे डेथ हो रहा है या डिसेबिलिटी हो रही है तब उसको कितनी जो कंपनसेशन देनी है, सारा डिटेल जो यहाँ पे देता है। तो हम ये जो सेकंड टॉपिक कर रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में, हमने सबसे पहले एडजुडिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल डिस्प्यूट देखा कि इसके अंदर कौन से एक्ट इसके अंदर चलाए जा सकते हैं। उसके बाद कंपनसेशन रिलीफ किसको किसको दिया जाएगा, तो अगर अपील है कि किसी को करना है तो अपील की प्रोसीजर क्या होगी वो हमने देखा। जो लाइबिलिटी होगी किसकी और कैसी होगी वो हमने सेक्शन 17 में देखा। एंड हु कैन फाइल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन और अपील, दैट वो देखिए अफेक्टेड पर्सन कर सकता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज विक्टिम जो है कि एप्लीकेशन फाइल कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, या अपील कर सकता है, या एनजीओ और सोशल ग्रुप कर सकता है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। या एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड, अब एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, एक फॉर्म होता है, फीस होता है, डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब, और ये प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। उसी तरह से ऑल एप्लीकेशन इज टू बी डिसाइडेड, इसमें जो टाइम लिमिट्स है, लिमिटेशन पीरियड है वो 6 month का है। आपको याद रखना है कि 6 month के अंदर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके अंदर उसने जब वो फॉर्म बरोबर है, फीस बरोबर है, डॉक्यूमेंट बरोबर है, और उसको 6 महीने के अंदर जो है कि इसका जो डिसीजन उन्होंने दे देना है। प्रोसीजर ऑफ द ट्रिब्यूनल जो है कि ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, सबसे पहले नेचुरल जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि आपने जूरिस्प्रूडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा होगा, तो इसमें जो है कि वो सबसे पहले फॉलो होता है। और नो बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इसमें एकदम ये नहीं है, इसमें रिजिडली फॉलो उसको करना नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि नो वन शुड बी जज इन ओन केस, या जज ने बायस नहीं रहना है, या दोनों पक्ष को सुनना है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही आपको जजमेंट देना है। इसमें जो ट्रिब्यूनल फॉलो द नेचुरल प्रिंसिपल जस्टिस एंड द हिज पावर सिमिलर टू द सिविल कोर्ट, लेकिन इसके जो पावर है वो सिविल कोर्ट की तरह, जैसे कि वो किसी भी विटनेस को समन कर सकती है, बुला सकती है,
एग्जामिन कर सकती है एविडेंस को, इशू कर सकती है इंटरिम ऑर्डर, रिव्यू डिसीजंस एंड ग्रांट इंजंक्शन, या तो डिसमिस, अपील और डिसाइड एक्स पार्टी जो जजमेंट वो दे सकती है। ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स आर ट्रीटेड एज द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये भी याद रखें। तो ये पूरा प्रोसीजर है ऑफ द ट्रिब्यूनल। उसी तरह से हम देखते हैं कि एनवायरमेंट प्रिंसिपल एंड अप्लाइड एप्लीकेशन, हम इसलिए फटाफट बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, आपको कम से कम समय में आपको सारा पॉइंट, सारा जो कंटेंट, ये जो पूरी बुक्स है अराउंड जो 200-300 पेज की, उससे हम ये नोट्स बनाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जिसको आपको आधे घंटे में या 40 मिनट में पूरा रिवीजन मिल जाए। और अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन जब हम रिवीजन देते हैं तो उसको आधे घंटे 40 मिनट में आपको पूरा रिवीजन और पूरा कंटेंट कवर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से सेक्शन 20 अगर हम देखते हैं तो एनवायरमेंट प्रिंसिपल अप्लाइड, जैसे द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मस्ट अप्लाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉलिटिकल पे प्रिंसिपल व्हाइल डिसाइडिंग द एडजुडिकेटिंग द केस। जब वो डिसाइड करते हैं, मैटर एडजुडिकेट करते हैं, तो उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमको ध्यान में रखनी है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये पूरा प्रोसीजर क्या होगा, फाइल करने के बाद केस फाइल कर ली, अगर जो ट्रिब्यूनल के पास, उनके पास जब वो केस आता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उनको पावर क्या होंगे। तो सबसे पहले नेचुरल जस्टिस का उनको पावर होता है, सिविल प्रोसीजर इंडियन एविडेंस का वो चला सकते हैं लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं है। उसी तरह लेकिन उनको सिविल कोर्ट की पूरी पावर मिलती है कि वो किसी भी विटनेस को बुलवा सकते हैं, समन कर सकते हैं, एग्जामिन एविडेंस कर सकते हैं, इशू इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं, रिव्यू डिसीजन कर सकते हैं, ग्रांट इंजेक्शन कर सकते हैं, डिसमिस, अपील और डिसाइड एक्स पार्टी केस कर सकते हैं। उसी तरह से जब ये केस चला रहे होते हैं, जब उनके सामने एक केस आता है तो उन्होंने जो प्रिंसिपल अप्लाई करना है अपना जजमेंट देने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ध्यान में देखना है, पॉलिटिकल पे प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, जो कि हमने जो पहले वाले जो जितने भी मॉड्यूल्स है आपके सिलेबस में, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी उसकी रिवीजन दी हुई है। तो इसके जो सेक्शन 21 बोलता है कि मेजोरिटी डिसीजन जो होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जैसे ऑर्डर आर पास बाय द मेजोरिटी एंड इफ द ओपिनियंस आर इक्वली डिवाइडेड, दिस चेयरपर्सन स्टेप्स इन द एंड रिफर्स इट टू द अदर मेंबर्स। उसी तरह से अपील जो देते हैं जो टू सुप्रीम कोर्ट, इफ एनी पर्सन एग्रीड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अगर वो एग्री है, कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 20 डेज। आपको कभी कभी प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर उसे वो अपील करना है तो कैसे करेंगे, किसको करेंगे। तो अपील ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट लाई टू द हाई कोर्ट बट इट डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अगर उसको अपील करना है तो हाई कोर्ट में उसे नहीं जाना है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना है विद इन द 90 डेज ऑफ द ऑर्डर, और कैन बी एक्सटेंडेड इफ डिले इज जस्टिफाइड। अगर वो डिले करते कि कंडोम डिले कर सकते हैं कि अगर डिले को जस्टिफाई कर दिया तो 90 डेज के बाद भी कि वो जो है कि अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी पर से जो ग्राउंड मस्ट बी अंडर द सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी, जो अभी लेकिन नया जो आपको आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर भी वो कर सकते, सॉरी सीपीसी जो है कि सेक्शन 100 जो सीपीसी है उसके अंदर वो कर सकता है। और सेक्शन 23 हम देखते हैं जैसे कॉस्ट ऑर्डर, ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द कॉस्ट against the false or the vexatious claim and may include the compensation for the losses during the interim order। उसी तरह से हम देखते हैं जो compensation payment है कि amount payable is credited for to the environmental relief fund and this fund used, कि अगर कभी भी compensation अगर वो बोलता है कि आप दीजिए तो compensation जो देती है कि environment relief fund के लिए उसको यूज किया जाता है, and this fund is used for the restoring environment and government action for the rehabilitation के लिए उसको यूज किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो एक्सिक्यूशन और ट्रिब्यूनल ऑर्डर है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स आर इन्फोर्सेबल लाइक द सिविल कोर्ट डिग्री, सिविल कोर्ट की डिग्री, एंड मे ट्रांसफर ऑर्डर टू द लोकल कोर्ट्स फॉर द एक्सिक्यूशन एंड द नॉन पेमेंट कैन बी रिकवर्ड एरियस लैंड रेवेन्यू। उसी तरह से हम पिनल प्रोविजन इसके देखते हैं, सेक्शन 26 to 28 में पिनल प्रोविजन है, पेनल्टी फॉर नॉन कम्प्लायंस, अगर कोई नॉन कम्प्लायंस करता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर को, ये पनिशेबल है 3 years इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 crore और बोथ, इतना लंबा उसको फाइन हो सकता है। उसी तरह से अगर वो कंटिन्यूस करता है तो 26,000 पर डे और या फिर उसको 25 करोड़ तक उसको फाइन हो सकता है, और 1 lakh पर डे फॉर द कंटिन्यूस वायलेशन एंड ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, तो नो अरेस्ट विदाउट वारंट, इसके अंदर ये भी इसमें होती है। लेकिन इसमें जो पेनल्टी होती है बहुत लंबी होती है, जैसे 24 करोड़ तक का जो है कि पेनल्टी फाइन मार सकती है। उसी तरह ऑफेंस बाय कंपनीज अगर करता है कोई, तो पर्सन इन चार्ज जो होंगे इज आल्सो अनलेस दे प्रूव, तो नो एक्नॉलेज, नो ड्यू डिलीजेंस वाज टेकन, तो जैसे डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, आर लायबल इन द ऑफेंस हैपेंड विद देयर कंसेंट और निगलिजेंस। तो इसमें ध्यान में रखना है कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो लायबल होगा, कि जो इसके अंदर जो सुपीरियर जो लायबल होगा, तो डायरेक्टर और मैनेजर्स में लायबल हो सकते हैं। ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट को होगा वो लायबल होगा। तो इसको अगर कंक्लूड करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 है, एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इंडिया में जो एनवायरमेंटल लॉ फ्रेमवर्क को प्रोड्यूस करता है, सीपीसी को फॉलो करता है, सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करता है, रिजोल्व करता है एनवायरमेंटल डिस्प्यूट क्विकली को, एंड प्रोटेक्ट पीपल्स हेल्थ एंड एनवायरमेंट एंड अप्लाई ग्लोबल एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह से हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूरा देखा। आइए हम नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इस सिलेबस में
कि दो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में आप देख लीजिएगा 35 to 40 डेफिनेशन है, हम उसको कोशिश करेंगे वो भी इसको कवर करने की कि इसके ऊपर जो डेफिनेशन के ऊपर या तो फिर शॉर्ट नोट्स में या फिर जो आपके जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके अंदर ये देखा गया है कि एवरी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के डेफिनेशन से आते हैं। तो उसके बाद हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल जो है कि सेक्शन 9, 11 एंड 12 ये आपके सिलेबस में है, जो बीच के सिलेबस में आपके जो एक्ट जो भी सेक्शंस आपके नहीं है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स जो है कि प्लांट्स के प्रोटेक्शन के बारे में और कुछ वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स के बारे में स्पेसिफिक या प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उसके बारे में, ऑफेंस अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल। तो ये जो सिलेबस में है वही हम अभी देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कितने हैं। फटाफट हम ये जो है कि 2 से 3 मिनट 4 मिनट में इसको कोशिश करेंगे फटाफट करने की। व्हाट इज एनिमल सेक्शन 2(1). एनिमल इंक्लूड्स जैसे एम्फीबियन है, बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है and their young ones for the birds and the reptiles. It also includes their eggs. Example crocodile and their eggs and deer and its spawn. तो ये एनिमल के डेफिनेशन में आता है, सेक्शन 2(1) में दिया हुआ है। उसी तरह व्हाट इज एनिमल आर्टिकल सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। इसमें एनिमल आर्टिकल इज एनीथिंग मेड फ्रॉम द कैप्टिव और द वाइल्ड एनिमल, जो भी या तो कैप्टिव एनिमल पालतू एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, जो एक्सेप्ट द वर्मिन जो जहरीला उसको छोड़ के, इंक्लूडिंग एनी ऑफ इट्स पार्ट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइवरी हो गया इंपोर्टेड इनटू इंडिया एन आइटम मेड फ्रॉम इट, तो जैसे हो गया नेकलेस मेड फ्रॉम ए टाइगर क्लॉज या एन इम्पोर्टेड आइवरी कल्चर है। तो ये सारी चीजें एनिमल आर्टिकल्स में आती है जो सेक्शन 2(2) में दिया हुआ है। तो उसके बाद जो इसमें व्हाट इज मीन बाय बोर्ड, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 जो है बोर्ड में से स्टेट बोर्ड और द वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 2(6) सबसेक्शन 1 तो ऑफ द एक्ट है। तो व्हाट इज कैप्टिव एनिमल, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कैप्टिव एनिमल जो होता है सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है कि कैप्टिव एनिमल इज 1 लिस्टेड इन शेड्यूल 1 और 2। तो जो आपका जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो शेड्यूल 1 और 2 में जो भी कैप्टिव एनिमल दिए हुए हैं वो कैप्टिव एनिमल है एज पर दिस डेफिनेशन। एंड इज कैप्चर्ड, केप्ट और ब्रीड इन कैप्टिव, जैसे ए लायन केप्ट इन जू, तो ये जो वाइल्ड नहीं होगा इसको कैप्टिव एनिमल बोलेंगे। जैसे पिकअप ब्रीड इन द सेंचुरी, तो दिस इज द कैप्टिव एनिमल नॉट अ वाइल्ड एनिमल। उसी तरह से हु इज अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होता है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो होता है कि जो ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट ऑफ द स्टेट। ये खाली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आया नहीं हुआ है कभी। तो व्हाट इज सर्कस, जैसे दिखते हैं सर्कस इज अ प्लेस वेयर द एनिमल्स आर यूज्ड मेनली फॉर द परफॉर्मिंग द ट्रिक्स और द मैन्युअर्स वेयर द व्हाट इज स्टेशनरी रिमूवेबल। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको इतना याद रखना है कि आप सेक्शन 2 भी लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलता है। अगर आपको सब क्लॉज नहीं याद आ रहा है तो आपको इतना याद रखना है सेक्शन 2 में है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, और एक्सप्लेन करने के बाद आप 1-2 एग्जाम्पल लिखते हो तो भी आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 2 में जितने भी दिए हुए हैं, जैसे कभी कभी उन्होंने एक बार जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके अंदर रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, तो रिजर्व फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड सच अंडर द सेक्शन 20 एंड ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और सिमिलर सच एक्ट उसके अंदर। तो उसी तरह से इस तरह के आपको लिखना है। एकदम जो बार बार जो क्वेश्चन आया वो हम फटाफट करेंगे। जैसे ये व्हाट इज ट्रॉफी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए ट्रॉफी इज एनी प्रिजर्व्ड पार्ट ऑफ द वाइल्ड और द कैप्टिव एनिमल एक्सेप्ट वर्मिन सच एज स्किन और हॉर्न, फीदर, टस्क और एटसेट्रा ऑफन यूज्ड एज ए डिस्प्ले आइटम। जैसे टाइगर का स्किन और टक बना दिया तो ये ट्रॉफी माना जाता है। उसी तरह से माउंटेड डियर हेड है तो इसको भी ट्रॉफी माना जाता है, और ये भी जो है कि इस पे पनिशमेंट भी हो सकता है अगर ये रखते हैं तो। उसी तरह की व्हाट इज अनक्योर्ड ट्रॉफी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 32 में जो हुआ है अनक्योर्ड ट्रॉफी होता है फ्रेश और द रॉ पार्ट ऑफ द वाइल्ड और द कैप्टिव एनिमल दैट हैज नॉट बीन प्रिजर्व्ड लाइक फ्रेशली किल्ड एनिमल्स और द मास, तो इसको बोलते हैं अनकर्ड ट्रॉफी, इसको इसलिए बोलते हैं। उसी तरह से व्हाट इज व्हीकल, व्हीकल इंक्लूड्स एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, वाटर एंड एयर इंक्लूडिंग एनिमल्स लाइक एलिफेंट और द कैंपस यूज्ड फॉर द ट्रैवल। तो जब भी एनिमल्स को जो एलिफेंट और कैमल की तरह यूज करते हैं तो भी इसको व्हीकल अंडर दिस एक्ट बोल सकते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन एक बार आया था कि व्हाट इज वर्मिन, तो वर्मिन आर द एनिमल्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 62 as हार्मफुल एंड नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट। इसी तरह से एक बार डेफिनेशन पूछा गया तो व्हाट इज जू, तो जू इज एनी प्लेस वेयर द कैप्टिव एनिमल्स, आपको ये वर्ड याद रखना है, कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट for the public viewing or the conservation including circus and rescue centers but exclude the private dealers breeding centers। आइए देखते हैं उसके बाद जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंटिंग द वाइल्ड एनिमल अंडर सेक्शन 6, 9, 11 एंड 12 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, कि जो है कि हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल के बारे में दिया है। तो इस तरह से आपको पता चलता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये एक्ट आया हुआ है और 1972 में। तो हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल के बाद में सेंट्रल लेजिस्लेशन एम टू सेफगार्ड एंड द इंडिया रिच जो बायोडाइवर्सिटी है स्पेशली वाइल्ड एनिमल के बारे में एंड देयर नेचुरल हैबिटेट के बारे में। पहले क्या होता था, वाइल्ड एनिमल को जैसे लोग देते थे उसको मारने लग जाते थे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते थे, बायोडाइवर्सिटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, अपने इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये एक्ट लाया गया ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। जिस तरह से लायन टाइगर खत्म होते जा रहे थे तो उनको प्रिजर्व करने के लिए ये जो एक्ट लाया गया। अब इसके अंदर जो प्रोविजन है
हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल जो कि सेक्शन 9, 11 एंड 12 में दिया हुआ है। इसके अंदर सेक्शन 10 नहीं है, आपको याद रखना है। तो सेक्शन 9, 11 और 12 जो है वन ऑफ द मोस्ट जो क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉ इज द रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ द हंटिंग। तो हंटिंग जो है कि रिफर टू द कैप्चर, किलिंग एंड द पॉइजनिंग। हंटिंग होता क्या है कि किसी को वाइल्ड एनिमल कैप्चर करना, उसको किल करना, पॉइजन करना, ट्रैप करना और हार्म करना ऑफ ए वाइल्ड एनिमल, और डिस्टर्बिंग, या तो उसको क्या करना कि रिफर टू द कैप्चरिंग, किलिंग, पॉइजनिंग, ट्रैपिंग, हार्मिंग, या फिर वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्बिंग करना, उसके नेस्ट को डिस्टर्ब करना, उसको एग को खराब कर देना। तो दिस एक्ट इज क्रिमिनलाइज सच एज एक्टिविटी अंडर चैप्टर 3 एंड द पर्टिकुलरली द सेक्शन 9, 10, 11 और 12 जो है ये हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल में इसको ये पीनल प्रोविजन देता है। सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 जो प्रोहिबिट करता है हंटिंग के लिए, सेक्शन 9 स्टेट दैट द क्लियर प्रोहिबिशन नो पर्सन शैल हंट एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 एंड 2। 1 एंड 2 शेड्यूल के अंदर जो दिए हुए वाइल्ड एनिमल के लिस्ट को वो उनको जो है कि हंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 एंड 12। अगर उनको हंट करना है तो उसके जो प्रोसीजर है 11 एंड 12 में दिया हुआ है। 9 ये बोलता है कि आप नहीं कर सकते, क्लियर प्रोहिबिशन है। और जो उसकी तरह से मीनिंग ऑफ हंट क्या है वो एज पर सेक्शन 216 ये हंटिंग इंक्लूड्स व्हाट, किलिंग और पॉइजनिंग वाइल्ड और द कैप्टिव एनिमल्स जो कि आप उसको पालतू रख रहे हो, या पॉइजन जो उसको मार रहे हो, उसको पॉइजन कर रहे हो, तो फिर ये हंटिंग के डेफिनेशन में उसको ट्रैपिंग कर रहे हो, स्नैरिंग कर रहे हो, या कैप्चरिंग कर रहे हो, या इंजूर कर रहे हो, उसको इंजुरी कर रहे हो, या डिस्ट्रॉय कर रहे हो एनी पार्ट ऑफ दैट एनिमल, और द डैमेजिंग और द डिस्टर्बिंग ऑफ द एग्स, नेट्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ द रेप्टाइल, तो भी ये जो कि हंट के डेफिनेशन में आता है। पर्पस ऑफ सेक्शन 9 क्या है कि सेक्शन 9 का जो पर्पस है टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एंड द वल्नरेबल स्पीशीज, उसके बाद टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड टू प्रिवेंट द इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग, ऑल दिस पर्पस ऑफ द सेक्शन 9। उसके बाद अगर एग्जांपल देखें, इफ ए पर्सन किल्स ए लेपर्ड, जैसे शेड्यूल 1 में दिया हुआ एनिमल फॉर इट्स स्किन, इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 9। उसी तरह से सेक्शन 2 जो एग्जांपल 2 अगर हम देखते हैं, इफ समवन रिमूव्स अ टर्टल एग, टर्टल का एग कोई निकालता है या फिर ऐसे टर्टल जो कि प्रोहिबिटेड है उसको वो रखता है फ्रॉम द बीच और द कमर्शियल यूज, इट इज कंसिडर्ड एज हंटिंग एंड इज पनिशेबल। इसलिए बहुत बार आप लोग कोई भी पेट लेते हो तो पहले वो देख लीजिए शेड्यूल 1 और 2 में है कि नहीं। टफ रूल्स हो चुके हैं, पनिशमेंट बहुत होता है, तो पनिशमेंट देते हैं वेरियस वायलेशन सेक्शन 9 में कि इम्प्रिजनमेंट है अप टू 7 years और तो मिनिमम 3 years फॉर द शेड्यूल 1 एनिमल्स, फाइन है 25,000 और मोर, और कॉन्फिस्केशन ऑफ द वेपन्स एंड व्हीकल यूज्ड। तो इसमें भी अगर उसको पकड़ने के लिए अगर कुछ भी औजार यूज किए हैं, हथियार यूज किए हैं, तो उसको भी कॉन्फिस्केट करके उसके ऊपर अलग से आपको जो सजा हो सकती है। अब सेक्शन 11 देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, हंटिंग इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो परमिट करता है कि आप किसको हंट कर सकते हो, कितना हंट कर सकते हो। वाइल द एक्ट जनरली बैन्स द हंटिंग, सेक्शन 11 अलाउ करता है एक्सेप्शन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कि वो स्पेशल सर्कमस्टेंस क्या है वो हम जानेंगे, बट ओनली विद द स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड रिटर्न परमिशन। जैसे सेक्शन 11(1)(a) है हंटिंग शेड्यूल 1 एनिमल कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है मे परमिट द हंटिंग ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल्स इफ द एनिमल हैज बिकम ए डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ। अगर वो आदमखोर हो चुका है तो ऐसे एनिमल को हंट करने का परमिशन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन दे सकता है। और इट इज डिसेबल्ड और डिसीज्ड बियॉन्ड द रिकवरी, अगर वो एनिमल है कि वो उसको डिसेबल हो गया है, डिसीज हो गया है, तो भी उसको हंट करने के लिए क्योंकि उसकी दवाई हो सके, तो फिर उसको भी जो हंट करने का परमिशन जो आपका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो अंडर सेक्शन 11 दे सकता है। कंडीशन क्या है कि रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो भी रीजन है कि वो उसको रिकॉर्डिंग में देनी होती है। हंटिंग शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट एंड द एनिमल मस्ट बी ट्रीटेड, try to be captured, tranquilized or the translated before killing. So if the capture it cannot be kept in captive unless rehabilitation in the wildlife is possible. तो एग्जांपल अगर देखते हैं कि जैसे मैन ईटर टाइगर है, अगर कोई आदमखोर जो कि बाघ है तो रिपीटेडली अटैक्स विलेजर्स, और रिपीटेडली अटैक कर रहा है विलेज को, हमेशा किसी ना किसी को मार दे रहा है और किसी ना किसी जो इंसान को खा जा रहा है, तो डिस्पाइट अटेम्प्ट टू ट्रैप एंड रिलोकेट द टाइगर कंटिन्यूज टू अटैक, तो वार्डन में परमिट हंटिंग अंडर सेक्शन 11 के अंदर। जो वार्डन जो है कि चीफ वार्डन वो राइटिंग में उसके अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वो दे सकता है कि इसको मार दिया जाए या इसका हंट कर दिया जाए। उसी तरह से जो एग्जांपल 2 देखते हैं, कोई लेपर्ड है इज फाउंड सिवियरली इंजर्ड आफ्टर द एक्सीडेंट एंड इज एक्सट्रीमली पेन एंड नो रिकवरी चांस, द वार्डन में अलाउ द एथुनेशिया दिस मर्सी किलिंग थ्रू द ऑथोराइज्ड हंटिंग। तो इसके अंदर भी जो मर्सी किलिंग ऐसे लेपर्ड को कि जो दर्द से करा रहा है और उसको जो है कि उसकी जिंदा रहने की या फिर कोई उसको इलाज होने की कोई भी की संभावना नहीं है, तो उसको मर्सी किलिंग दिया जा सकता है वो रिटर्न परमिशन से, जो कि आपके चीफ हंटिंग जो चीफ वार्डन है कि वो जो आपको परमिशन उसके अंदर दे सकते हैं। तो आइए दो नेक्स्ट देखते हैं जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को और क्या क्या पावर है। तो हंटिंग ऑफ द शेड्यूल 2 एनिमल, शेड्यूल 2 के जो एनिमल्स होते हैं कि कौन होते हैं कि दे आर डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ,
they cause serious damage to property or crops and they are disabled through the disease beyond the recovery. Example, wild boar है, अगर कोई जंगली सुअर है, he enters a farmland repeatedly and destroys the standing crops, causing economic loss. After the proper inquiry, the warden may allow the hitting of such जो वाइल्ड लाइफ बोर है उसको कि वो बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है या फिर क्रॉप के नुकसान कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को नुकसान कर रहा है, तो इसका जो हंटिंग का जो कि एम्पावर करता है जो आपका चीफ वार्डन ऑफिसर है कि उनको वो बोल सकते हैं कि हाँ इसका जो हंट करने को आप अलाउ कर देंगे. चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होते हैं, जो चीज इसके अंदर जो कंडीशन देखता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कि एक्ट मस्ट बी जेन्युइन एंड इमीडिएट एंड द पर्सन शुड नॉट बी वायलेटिंग एनी पार्ट ऑफ द एक्ट. एग्जांपल देखिए, पर्सन इज अटैक्ड बाय ए वाइल्ड एलिफेंट इन ए विलेज. He tried to protect himself when he kills it using a legal weapon. This is not punishable under section 11 sub clause 2. उसी तरह से एग्जांपल हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है कि एक्ट ऐसा कि जुनिबल इमीडिएट ऐसा क्लॉज है जहाँ पे किलिंग, सेल्फ डिफेंस में किलिंग वो अलाउ कर सकता है कि जो चीफ जो वार्डन है वो कि जो इसके अंदर जो उसके पास सेल्फ डिफेंस में जो एक्सेप्शन है वो हम कर रहे हैं जो सेक्शन 11 में जो हमने सब क्लॉज 2 में हम करने जा रहे हैं. तो किलिंग और द wounding of the wild animal in good faith for the self defense or the defense of others is not an offense. तो उसका ही एग्जांपल हमने अभी भी जो देखा है कि जिसके अंदर हमने एक जंगली हाथी का हमने एग्जांपल देखा कि उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि वुमन यूजेस स्टिक टू ऑफेंड एनी वाइल्ड मंकी अटैकिंग हर चाइल्ड, even if the monkey is hurt, she is not liable under this act. तो सेल्फ डिफेंस में अगर वो वाइल्ड लाइफ को अगर वाइल्ड एनिमल को हार्म कर रहा है तो ऑफेंस के दायरे में नहीं आएगा. लेकिन हंटिंग अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द एनिमल्स, ये कि जो उसके जैसे कि अन इंजुरर बियर है कि एंड कैन नॉट वॉक एंड सफर्स फ्रॉम अन ओपन वुंड मे बी हंटेड इफ डिक्लेयर्ड अनरिकवरेबल. तो ये चीजें हंटिंग जो है कि कब कर सकते, कम नहीं सकते. 11 में सबसे क्लॉज 1A B में और 1A में दिया हुआ है. 11 में दिया हुआ है और 11 जो सब क्लॉज 2 है उसके अंदर सेल्फ डिफेंस में कब आप उसको मार सकते हो ये उसका दिया हुआ है. ओनरशिप ऑफ द एनिमल किल्ड इन द डिफेंस, जैसे एनी वाइल्ड एनिमल किल्ड और वुंडेड अंडर द सेल्फ डिफेंस बिकम्स द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. तो उसके तरह से परमिट ऑफ द स्पेशल पर्पस देखेंगे तो कि सेक्शन 12 अलाउज द हंटिंग अंडर द परमिट ओनली इफ सर्टेन नॉन कमर्शियल रेगुलेटेड पर्पसेस. अगर देखते हैं तो हु ग्रांट द परमिट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट for the schedule 1 animals and the state government for other animals, ये they can grant a permission for the special purpose. अब ये स्पेशल पर्पस क्या है कि वाइल्ड लाइफ को यूज करने के लिए कि जैसे एजुकेशन पर्पस है या उसको वाइल्ड लाइफ का साइंटिफिक रिसर्च करना है या साइंटिफिक मैनेजमेंट करना है विच इंक्लूड्स the translocation of the new habitat, managing population without killing and collection of the special specimens for recognized zoos. जैसे under section 38 one permission for the museum and the scientific institution या collection of the snake venom for life serving the drug production. एग्जाम्पल देखते हैं कि गवर्नमेंट वेटरनरी अगर वो जो जानवरों का जो दवाखाना है या तो वांट टू कलेक्ट द वेनम कि वो जहर कलेक्ट करना है फ्रॉम केब्रास टू प्रोड्यूस द एंटी वेनम कि वो जो कि जहर मारने की दवा उसको बनानी है तो उसको परमिट दे सकते हैं अंडर सेक्शन 12 कैन बी ग्रांटेड परमिशन. उसी तरह से रिकॉग्नाइज इन द जू रिक्वायर्स ए स्पेसिमेन ऑफ द ब्लैक बग for display and research purpose, then that can be permitted, may be issued for capturing or not hunting under the supervision. तो इस तरह से अगर यूनिवर्सिटी को कंडक्ट करना है रिसर्च स्टडी के लिए बिहेवियर पैटर्न ऑफ द वाइल्ड कैट इन द डिफरेंट हैबिटेट, दे मे बी ग्रांटेड परमिशन ऑफ द टैगिंग एंड टैकलिंग बट नॉट किलिंग. तो इस तरह से जो स्पेशल चीफ वार्डन है कि वो प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के परमिशन वो दे सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को आप यूज कर सकते हैं. तो नो परमिट अंडर सेक्शन 12 शैल बी ग्रांटेड फॉर शेड्यूल 1 एनिमल्स विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन एंड फॉर अदर्स विदाउट द स्टेट गवर्नमेंट परमिशन. तो आइए इसको समरी देखते हैं. सेक्शन 9 में हमने देखा कि जनरल प्रोहिबिशन है कि नो हंटिंग ऑफ द शेड्यूल 1 और 2 एनिमल्स एंड किलिंग अ टाइगर इज इलीगल, जैसे सेक्शन 9 बोलता है. सेक्शन 11 जो होता है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो परमिट करता है कि हंट करने के लिए, जैसे स्पेशल परमिशन फॉर द शेड्यूल 1 डेंजर टू द लाइफ या इरिकवेबल कंडीशन है तो किलिंग मैन ईटिंग ए टाइगर सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज जो क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में वो दिया हो. उसी तरह सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में स्पेशल परमिशन फॉर द शेड्यूल 2 दिया हुआ है. डैमेज टू द क्रॉप प्रॉपर्टी और डिसीज करता है तो वाइल्ड बोर जैसे डैमेज इन फील्ड. उसी तरह से सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 में सेल्फ डिफेंस के लिए नॉट पनिशेबल इफ इन गुड फेथ he hunts or kill the wild animal if he attacks him or he attacks his property or he try to destroy his property. तो killing animal, attacking human, तो उसके अंदर ये सेल्फ डिफेंस में उसको अलाउड है कि वो जो सेक्शन 11 जो क्लॉज 2 में है उसके सेल्फ डिफेंस में वो वाइल्ड एनिमल को मार सकता है तो ऑफेंस नहीं है. उसी तरह सेक्शन 11 सब क्लॉज 3 है कि एनिमल किल्ड बिकॉज बिकम्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की कोई भी एनिमल अगर किल्ड होता है कि सेल्फ डिफेंस में तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, उसको प्राइवेट ओनरशिप नहीं दिया सकता. शॉर्ट लेपर्ड
बिलोंग टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट उसको ले सकती है। तो सेक्शन 12 जो है परमिट फॉर द स्पेशल पर्पज, जैसे एजुकेशन, रिसर्च ऑफ वेनम जू, तो स्नेक वेनम के मेडिसिन के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कि वाइल्ड लाइफ को जो है कि वो लिया जा सकता है और वो उसके प्रोसीजर उसमें दिए हुए। इस तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हमने सेक्शन 9, 10, 11 और 12 को हमने डिटेल में देखा, उसको आप देख लीजिए। उसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेशल जो स्पेसिफिक प्लांट्स है जो सेक्शन 17A से लेकर 17H में दिए हुए अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, इसमें जो है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी द कंट्री, अपना जो मोस्ट बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे वनस्पति वगैरह हमारे यहाँ पे है कि विद द कंडीशन ऑफ द प्लांट स्पेसिफिक रेयर कंडीशंस है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल भी है, टू सेफगार्ड नेचर को हेरिटेज की चैप्टर जो 3A है वाज एडेड टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू द 1991 अमेंडमेंट। तो ये जो चैप्टर जो ऐड हुआ है वो 1990 फर्स्ट अमेंडमेंट में कि ये ऐड किया गया है कि अब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का था उसको 1991 में अमेंड करके उसके अंदर जो है कि सेक्शन 17A से 17H जो डाला गया है कि इस चैप्टर में प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट की स्पेसिफिक प्लांट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तोड़ना, रेगुलरली पिकिंग करना, कल्टीवेट का ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज करना ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स जो कि इलीगल ट्रेड के दायरे में उसको लिया गया है। आइए उसको डिटेल में देखते हैं। जैसे सेक्शन 17A है प्रोहिबिट करता है पिकिंग, अपरूटिंग एटसेट्रा ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। अब ये क्या है? पिकिंग, अपरूटिंग, डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग और ट्रांसपोर्टिंग एनी द स्पेसिफाइड प्लांट्स पार्ट ऑफ द उसके जो डेरिवेटिव्स है लाइक उसके रूट्स हो गए, जैसे फ्लावर्स हो गए या बर्क हो गए, जैसे काली हल्दी है, ये काली हल्दी बहुत महंगी मानी जाती है, तो ये भी जो इसके अंदर प्रोटेक्शन में आता है द पिकिंग, अपरूटिंग, डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग, कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। इस तरह के जो वनस्पति है कि उसको जो है कि उसको और एनी फॉरेस्ट लैंड और एनी नोटिफाइड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं कर सकते, पिकिंग नहीं कर सकते, अपरूटिंग नहीं करते, डैमेज नहीं कर सकते। कि इसके जो एक्सेप्शंस है, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब है, जो वहाँ के आदिवासी है, मेंबर्स में पिक और कलेक्ट इट फॉर देयर ओन डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्सनल यूज के लिए वहाँ के आदिवासी जो कि वो पहले से कि जब से वो वहाँ पे है तब से वो करते आए हैं तो उनको अलाउड है। जैसे कि अगर आप देखें जो बीस वगैरह है या फिर कोई भी ऐसा पौधा है कि जो वो रेगुलरली खाते हैं या रेगुलरली यूज करते हैं ऐसे मेडिसिन, तो वहाँ के जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब है उनको अलाउड है। एग्जांपल है पर्सन अप्रूव्स द रेयर ऑर्चिड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर मेकिंग अ परफ्यूम, दिस इज इलीगल अंडर सेक्शन 17(1)(a), बट अगर वही ये जो शेड्यूल ट्राइब करता है तो उसको वो अलाउड है उसको पर्सनल यूज के लिए। समवन सेल्स द ड्राइड बैक of the protected plant without a license in a herbal market, it is violation of this। लेकिन जैसे उसको कमर्शियल यूज करता है तो इसको जो है कि ये वायलेशन इलीगल माना जाता है। उसी तरह से ट्राइबल वुमेन कलेक्ट द हर्ब्स फॉर द चाइल्ड्स फीवर विद इन द विलेज एरिया, दिस इज अलाउड एज पर द एक्सेप्शन क्लॉज। तो इसके अंदर आपको ये जानना है कि सबसे पहले ये जो प्लांट्स वगैरह है किसको अलाउड है किसको नहीं अलाउड है। वहाँ के आदिवासी जो है उनको अलाउड है, लेकिन अब जैसे वो फॉर पर्सनल जैसे वो कमर्शियल यूज के लिए उसको यूज करता है तो इलीगल हो जाता है। ग्रांट्स ऑफ द परमिट फॉर द स्पेशल पर्पस देखेंगे तो पर्सन कैन बी परमिट टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड एक्वायर स्पेशल प्लांट्स ओनली फॉर द फॉलोइंग रीजंस, लेकिन वो उसको फॉलोइंग रीजन जैसे एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, प्रिजर्व इन ए हर्बेरियम, तो ये स्पेशल कंडीशंस में वो अलाउ किया जा सकता है। लेकिन ये परमिशन इसलिए होना चाहिए एजुकेशन पर्पस, उसके रिसर्च पर्पस, ये काम क्या करता है प्रोपेगेशन बाय द इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो सच परमिशन शुड बी given in writing, approved by the state government, subject condition and the payment of the fees। Example, कोई botany का student है from the university collects a rare plant under the supervision for the study that is permitted under section 17B। उसी तरह से research institute है collects a leaves and a protected medicine plant in the laboratory test, it needs a given permission। उसी तरह से government approved nursery propagates rare दो cactus है species to increase the population, this is lawful and approved। आप एक बार दो बार इसको सुनोगे तो स्टोरी की तरह आपको ये याद हो जाएगा, तो इसको जो है कि ज़्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम में जैसे आएगा आप ऑटोमेटिक आप लिखते रहोगे, आपको याद आते जाएगा, इसलिए आप इसको सुनिए जरूर, और जो कि जब सुनेंगे तब आपका ये फटाक से आपका रिवीजन हो जाएगा। रेगुलर में हमने इसको बहुत अच्छे से देखा है, फटाफट रिवीजन देख रहे हैं। कल्टीवेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट जैसे विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिशन है, जो भी स्टूडेंट जो एनजीटी के एग्जाम्स दे रहे थे उनको इस नोट से भी काफी फायदा हुआ था, उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स बोला था कि इसलिए भी ये लॉ के एग्जाम में भी ये सिलेबस है, तो इसको बहुत अच्छे से करिए, आगे करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसमें बहुत फायदे होंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसी को बेस्ड में इसी को फोकस करके करते हैं, इसलिए आपके लिए नोट्स बनाए गए। तो सेक्शन 17 जो है जो कल्टीवेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स है जैसे विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, कि ये भी जो यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी के LLB के जो 75-25 मार्क्स का जो पैटर्न है उसके अंदर एक बार पूछा गया था कि कल्टीवेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्लांट्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड जो प्रॉब्लम पूछा गया था, तो कल्टीवेशन स्पेसिफाइड प्लांट जो है रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम ए जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द स्टेट ऑथोराइज ऑफिसर। तो याद रखना है कि अगर कोई भी कल्टीफाई तो उसको जो लाइसेंस कौन देगा, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या तो स्टेट ऑथोराइज ऑफिसर। जो पर्सन ऑलरेडी कल्टिवेटिंग बिफोर 1991 अमेंडमेंट may continue only for 6 months
or till their license application is accepted or rejected. The license must state that the area of the cultivation and the terms of the conditions. Example देखते हैं, farmer starts growing a protected herb to his land without any license. This is prohibited. जैसे आयुर्वेदिक कंपनी है, was cultivating a specific root before 1991 and applied for the license after the amendment. It can continue until the decision of the license is made. उसी तरह से एग्जाम्पल और देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑथराइज हर्बल फ्रॉम द कल्टिवेट्स प्रोटेक्टेड प्लांट्स विद प्रॉपर लाइसेंस इन ए डिफाइंड एरिया, दिस इज इलीगल. अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हर्बल फार्म है, वो कल्टीवेट करता है प्रोटेक्टेड प्लांट्स को विद प्रॉपर लाइसेंस, अगर वो लाइसेंस लेके उसको कल्टीवेट करता है तो फिर वो डिफाइंड एरिया में तो ये लीगल हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है. उसी तरह डीलिंग ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड, कि अगर लाइसेंस नहीं है उस पर अगर आप डीलिंग कर रहे हो स्पेसिफाइड प्लांट को तो ये प्रोहिबिटेड है. इसके मेन पोजीशन है, नो पर्सन कैन बाय, सेल और डील इन एनी स्पेसिफिक प्लांट्स और द पार्ट्स और डेरिवेटिव्स unless they have a license. Condition इसमें देखते हैं, license must be mentioned, business premises must be obtained within the 16 days from the 1991 amendment and the ongoing business may continue temporarily until approval or rejection. Example देखते हैं, जो shopkeeper है start selling powdered rhizome of the specific plant without a license, this is illegal. उसी तरह से an existing herbal medicine है, dealer applies for the license within 60 days of the law, that it continues operation while waiting, this is temporarily allowed. अब सेक्शन जो 17E है आपका डीलर स्टॉक जो होता है, मेन जो प्रोविजन है इसमें कि एनीवन कल्टीवेटिंग और डीलिंग स्पेसिफिक प्लांट्स मस्ट डिक्लेयर द एग्जिस्टिंग स्टॉक विद इन द 30 डेज अंडर द 1991 एक्ट, तो उसको डिक्लेयर करना है और सबमिट द डिक्लेरेशन टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आदमी है, ऑफिसर है, इसको ध्यान में रखना है. फॉलो द सेम प्रोसीजर फर्स्ट पर सेक्शन 44 to 47 एप्लीकेबल फॉर एनिमल आर्टिकल्स. तो इसके अंदर एग्जांपल देखिए, हर्बल कंपनी है विद 100 kg ड्राइड रूट्स ऑफ द स्पेसिफाइड प्लांट फेल्स टू डिक्लेयर द स्टॉक, दिस इज वायलेशन एंड ही मे बी पनिश्ड. उसी तरह से पोजेशन ऑफ द प्लांट्स बाय लाइसेंस, मेन पर्पस क्या है, इवन लाइसेंस होल्डर कैन नॉट possess undeclared stock या the possess illegal acquired stock या collect transport specified plants without the meeting the license condition. इसके अंदर देखते हैं कि लाइसेंस पोजेसर रूट्स आर नॉट मेंशन्ड इन द लाइसेंस डिक्लेरेशन, दिस इज इलीगल अंडर सेक्शन 17F. उसी तरह से 17G जो है परचेज ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट, नो पर्सन कैन परचेस, रिसीव और एक्वायर स्पेसिफाइड प्लांट्स और पार्ट्स फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट अ लाइसेंस डीलर. एक दो एक्सेप्शन अगर इसमें है कि दोस होल्डिंग परमिट अंडर सेक्शन 17B, जैसे कॉस्मेटिक कंपनी है, बाइस रूट्स ऑफ द प्रोटेक्टेड प्लांट फ्रॉम द अनलाइसेंस्ड पर्सन, दिस इज नॉट अलाउड. उसी तरह से सेक्शन 17H है, स्पेसिफाइड प्लांट्स बाय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफाइड प्लांट्स ऑफ द पार्ट डराइव फ्रॉम द कलेक्टेड पोजेशन इन द वायलेशन ऑफ द एक्ट मे बी बिकम द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो उसकी जब्ती हो जाती है. तो इस तरह से अगर हम देखते हैं जो पूरा सेक्शन 17A से लेकर 17H तक है, ये सारा डिटेल जो बताता है इसके अंदर, तो इस तरह से हमने ये सेक्शन 17(1)A से लेकर H पूरा हमने देख लिया है कि द एक्ट इंश्योर करता है कि प्लांट्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड फॉर द कमर्शियल गेन एंड देयर यूज इन द साइंटिफिक कंट्रोल एंड द रिस्टोर्ड एंड द प्रोपेगेट्स. हमने करीब 150-200 पॉइंट्स बोले हैं. एग्जाम में आपको इसमें से कोई भी 20 से 25 अच्छे पॉइंट्स लिखने होते हैं, एक दो बार आप इसको सुनोगे तो पूरा याद हो जाएगा. ये सेकंड देखते हैं, प्रोटेक्टेड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज्ड एरियाज. तो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आपको जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, क्लोज्ड एरियाज के बारे में, एज पर सेक्शन 18 to 49C ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो इसमें देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया जो रीजन में आते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल हो गए, प्लांट इकोसिस्टम आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, प्रोवाइड करता है डिटेल फ्रेमवर्क जो सेक्शन 18 to 49C फॉर द डिक्लेयरिंग एंड मैनेजिंग दिस एरियाज एंड द की टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव एरियाज अंडर दिस एक्ट आर, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, क्लोज एरिया, कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी जो रिजर्व है विच वाज एडेड लेटर. तो दिस एरियाज आर actually crucial for the preserving biodiversity, preventing hunting, deforestation है, ensure natural habitat remains undisturbed. तो सेक्शन 18 to 26 है जो सेंचुरीज के बारे में बोलता है कि सेक्शन 18 आपको याद रखना है, सेंचुरीज के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये सेक्शन 18 to 26A सेंचुरीज बताता है. डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, द स्टेट गवर्नमेंट जो है कि मे डिक्लेयर द सेंचुरी, तो सेंचुरी को डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट. एंड इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल एंड नोटिफिकेशन इज पब्लिश फॉर द स्टार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोसेस. तो उसी तरह से जो है कि सेटलमेंट राइट जो है, अथॉरिटीज में इन्वेस्टिगेट द राइट ऑफ द पीपल लाइक ग्रेजिंग, वाटर यूज, जो कि उस जगह का है, तो सेंचुरी में कि वो कोई भी मवेशी है, जो भी गाय है, भैंस है, उसको ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए ले जा सकती है, वाटर वहाँ का यूज करती है. बिफोर फाइनल नोटिफिकेशन कंपनसेशन इज प्रोवाइडेड इफ द राइट्स आर इफेक्टेड. और द फाइनल नोटिफिकेशन है कि आफ्टर द state settlement of the right, the government publish a final declaration and the area officially becomes a
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि इसको जो डिक्लेयर करने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मे डिक्लेयर एनी एरिया ऑफ सेंचुरी इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो सेंचुरी क्या करता है कि उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है कि जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए उसको सेंचुरी वो डिक्लेयर करता है। उसी तरह से फीचर ऑफ सेंचुरी जो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है कि ह्यूमन एंट्री एंड सर्टेन एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड नॉट फुल्ली बैंड and the gazing may be allowed in some cases and the scientific research, tourism and photography are allowed with permission। तो बहुत बार आप देखते हो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा लिखा होता है। एग्जांपल अपन देखेंगे तो सबसे एग्जांपल जो आपके नजदीक मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क जो है जिसको SGNP देखते हैं कि इज मुंबई प्रोटेक्ट वो लेपर्ड को, डियर को और अदर स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। बट ट्राइबल विलेज आज भी उसके अंदर है कि इनसाइड नोटिफाइड एरिया है कि जो गेट्स है अल्टरनेट लैंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द राइट्स। उसी तरह से नेशनल पार्क है जो कि सेक्शन 35 to 38 में दिया हुआ है कि डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल पार्क स्टेट गवर्नमेंट अगेन कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए नेशनल पार्क फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड नो राइट्स आर अलाउड ओनली इफ इट इज डिक्लेयर्ड द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसमें कि नो अल्टरेशन विदाउट अप्रूवल, जैसे बाउंड्रीज कैन नॉट बी चेंज without the state legislature approval or is a power related to the say managing park can be given to the forest officer and authorities। फीचर ऑफ नेशनल पार्क देखते हैं कि नो ह्यूमन एक्टिविटी, नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है, कल्टीवेशन अलाउड नहीं होता है, वहाँ पे चराना अलाउड नहीं होता है, गाय भैंस जो पालतू एनिमल को लेके जाना नहीं अलाउ होता है, प्राइवेट राइट्स आर ऑल्सो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्ट होता है। ओनली साइंटिफिक रिसर्च या इको टूरिज्म वहाँ पे अलाउ होता है, मेंट टू प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। तो जैसे जीव कॉर्बेट नेशनल पार्क है कि जहाँ पे उत्तराखंड में कि इंडिया ओल्डेस्ट एंड द टाइगर हैबिटेट, इसी तरह कान्हा नेशनल पार्क द नो विलेजेस कैन एंटर और यूज द फॉरेस्ट बिफोर प्रोड्यूस फ्रॉम द इनसाइड द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। जैसे क्लोज एरिया है कि ये भी आपके सिलेबस में आता है, व्हाट इज डिक्लेयर्ड द क्लोज एरिया, और इसके जो चीजें हैं कि द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर द एरिया से क्लोज एरिया फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। जैसे ये क्लोज एरिया होता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ये आपको याद रखना है कि हंटिंग एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस इज बैंड ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो क्लोज एरिया कि the area is closed for a specific period by the state government like hunting and human interference is banned during that area। पर्पस है टेम्पररी प्रोटेक्शन है ऑफ द माइग्रेटिंग स्पेसीज को जनरली ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन कि वहाँ पे लोगों के आवाजाही को रोक दिया जाता है, इसको क्लोज एरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल है लेक विद द माइग्रेंट बर्ड्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज द क्लोज एरिया ड्यूरिंग द विंटर। या तो आप देखेंगे जो टर्टल अभी उड़ीसा वगैरह जो उनके बैंक में वहाँ पे वो एग देने आए थे तो उसको क्लोज एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उसी तरह से वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी जो रिकॉग्नाइज जू में होते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ जैसे वाइल्ड लाइफ है सेक्शन 38 में हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, स्टेट बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ सेक्शन जो 6 में है एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट, और जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कि रेगुलेट करता है जू कंजर्वेशन को। उसी तरह से जो प्रोटेक्शन पेनल्टीज एंड पावर जो है कि गवर्नमेंट ओनरशिप के लिए, जैसे कि हमने देखा है कि वाइल्ड एनिमल वगैरह अगर प्रोटेक्टेड है तो स्टेट प्रॉपर्टीज को माना जाता है कैन नॉट बी ओन्ड एंड ट्रांसफर्ड और हंटेड। उसी तरह से जो 40-46 है रेगुलेशन ऑफ द पोजीशन है, ट्रांसपेरेंट ट्रेड है, रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन परमिशन, वाइल्ड एनिमल्स आर्टिकल्स और ट्रॉफीज फाउंड विदाउट द परमिशन और कॉन्फिस्टिकेटेड उसको जब्त की जाती है। एनफोर्समेंट देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कैन सर्च, सीज एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स एंड द आर्म ट्रैप्स ऑफ द व्हीकल यूज्ड इन द ऑफेंस इज लाइबल फॉर द सीजर, और पनिशमेंट भी उसकी बहुत तगड़ी होती है। स्ट्रिक्ट रूल है इसको डीलिंग विद द एनिमल्स आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज, और इसमें जो सजा भी हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा सेंचुरी जो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड, सम अलाउड एंड राइट अलाउड यहाँ पे मे एग्जिस्ट इफ द सेटल्ड। उसी तरह से नेशनल पार्क में है कि स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनल अप्रूवल नीडेड इसमें होता है, इसमें जो ह्यूमन एक्टिव पूरी तरह से बैंड होती है और इसमें राइट कोई भी अलाउ नहीं होती है। उसी तरह क्लोज एरिया है टेम्पररी बाय द स्टेट गवर्नमेंट होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज में बैंड होती है ड्यूरिंग ए डिक्लेयर्ड पीरियड, और ये जो राइट्स अलाउड होते हैं इसमें टेम्पररीली इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने ये पूरा देख लिया। और देखते हैं ऑफेंस अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ जो कि सेक्शन 52-58Y में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कि तो ये देखेंगे तो कि डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट के बारे में। तो जो पावर है जो एंट्री, सर्च एंड अरेस्ट के बारे में कि इसमें जो ये सारी चीजें दी हुई है कि सर्च एंड सीजर, अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और 51 में पेनल्टी दी हुई है कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड 7 years एंड फाइन अप टू 25 years। इतना ही आज तक सिलेबस में है, इससे ज्यादा इसके अंदर आजकल एग्जाम को इतना फेवरेट माना नहीं गया है। कि एनी प्रॉपर्टी अर्नड और द एक्वायर्ड थ्रू द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और द सीजर कॉन्फिस्केशन अप्लाइज टू द ऑफेंडर पनिशेबल 3 years और द रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 3 years सब जगह दी हुई है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे 58A द एप्लीकेशन है फॉर क्रिमिनल विद द 3 years का सेंटेंस में, 58B में डेफिनेशन जो कि इंक्लूड द रिलेटिव एसोसिएट, 58C से G जो पावर देता है कि अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी को इन केस देयर इज अ वायलेशन, और 58H में है कि राइट टू अपील है बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और 58Y में पावर टू मेक रूल्स है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको अगर समराइज करते हैं 52-58Y में
तो जो कि 50 है कि एंट्री, सर्च और अरेस्ट के बारे में ऑफिसर कैन एक्ट विदाउट वारंट एंड फॉरेस्ट ऑफिसर अरेस्ट फॉर द अप्रोचर। 51 में पेनल्टीज है 3 to 7 years फॉर द सीरियस वाइल्ड लाइफ क्राइम, जैसे टाइगर पोच, जिंको वगैरह को उसमें सजा हो सकती है। अटेम्प्ट टू अबेट है तो पनिशमेंट इवन इफ द क्राइम इज नॉट डन, अगर अटेम्प्ट और अबेट है कि आप इस तरह के वाइल्ड लाइफ का शिकार करिए या हंट करिए तो सेटिंग अ ट्रैप है तो ये भी पनिशेबल है। और डिस्ट्रॉइंग द एविडेंस इज ऑल्सो पनिशेबल एंड हियर कंपाउंडिंग है फाइन और फॉर द माइनर ऑफेंसेस टूरिस्ट टेक्स द फिगर देन also it is a compounding offense। या कंप्लेंट फाइलिंग का जो है कि ओनली ऑफिसर्स और द 60-day नोटिस नीडेड, एनजीओ गिव्स द नोटिस एंड देन द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड। प्रिजम्पशन जो है कि फाउंड विद द एनिमल एज्यूमिंग गिल्टी, जैसे रीनो हॉर्स पोजेशन, तो इसमें प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा उसने हंट किया है। फोरफीचर है टेक अवे ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑफेंडर्स एंड वाइल्ड लाइफ, जैसे स्मगलर हाउसेज आर सीज्ड एंड देन इट इज रिकवर्ड। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली है जो वाइल्ड लाइफ में प्रोटेक्शन एक्ट में जो पनिशमेंट की जो प्रोविजन है, फटाफट हमने रिवीजन किया है। उसके बाद आपको ये 6 जो टॉपिक है शॉर्ट नोट में फेवरेट माने जाते हैं, वेरियस रूल्स है जो कि आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लगता है, वो फटाफट हम देखने की कोशिश करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट है, जैसे हैजार्डस वेस्ट है, नॉइस पॉल्यूशन है, ओजोन डिप्लीशन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले आपको बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कि मेडिकल वेस्ट होते हैं, इसको भी जैसे कोविड के टाइम पे आपको याद होगा कि और जनरली ये सारे वेस्ट है उसको भी वेस्ट करने का एक प्रोसीजर है प्रॉपर कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। तो इसी बारे में ये जो रूल्स नोटिफाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट करती है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो की है। ये देखते हैं कि जो जनरली तो बायोमेडिकल वेस्ट रूल जो 2016 का है, वाज नोटिफाइड ऑन 28 March 1916 एंड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द रूल्स रिप्लेस द 1998 रूल्स एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इन द स्ट्रिक्ट सिस्टम है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो रिफर टू द वेस्ट जनरली जो जनरेट होता है जो डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के इम्यूनाइजेशन ह्यूमन या एनिमल के ट्रीटमेंट के दौरान या ड्यूरिंग द रिसर्च एक्टिविटीज, तो इसको जो डिस्पोज करना होता है, नहीं तो ये जो है कि बीमारी पैदा कर सकती है, हार्म कर सकती है। तो स्कोप जो एप्लीकेबिलिटी के जैसे हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक हो गए, ब्लड बैंक, वेटरनिटी इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी रिसर्च और होम हेल्थ सर्विसेज, इस तरह से जहाँ पे से ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट मिलते हैं। तो की फीचर जो इसके हैं कि कलर जो है कि कलर कोडेड वेस्ट सेग्रीगेशन, जैसे येलो है तो ह्यूमन ऑटोमेशन वेस्ट है या सॉलिड वेस्ट है, एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको येलो कलर में ही उसको कि जिससे कि वो रिकॉग्नाइज हो सके, या रेड कलर है तो बायोमेडिकल वेस्ट को रेड कलर की पॉलीथीन थैली में डालना है या उसको स्टोर करना है रेड कलर, जिसमें जो कंटामिनेटेड रिसाइकल वेस्ट है जैसे ट्यूबिंग हो गए या कैथरेस हो गए, या वाइट ट्रांसल्यूकेंट है तो शार्प लाइक नीडल और ब्लेड है उसको वाइट ट्रांसल्यूकेंट में ही उसको फेंकना है, या ब्लू कलर जो है कि ब्रोकन ग्लासवेयर वगैरह मेटालिक इम्प्लांट है तो उसको ब्लू कलर में रखना है जिससे कि रिकॉग्नाइज हो सके कि इस तरह का है कि कलर कोड और द वेस्ट जो सेग्रीगेशन है ये रूल बताता है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। उसके बाद ऑथराइजेशन हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज ऑप्टेन ऑथराइजेशन फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड रिन्यूअल फॉर द ऑथराइजेशन एंड इट रिक्वायर्स एवरी 5 years। इसमें बार कोडिंग भी कर सकते हैं, बार कोडिंग भी बहुत बार करते हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। क्यों करते हैं कि ऑटोक्लेविंग करने के लिए, माइक्रोवेविंग या इनक्रिनेशन के लिए जनरेटर्स मस्ट बी सेंड देयर वेस्ट टू दिस फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल वाया मेथड। तो ये मेथड है कि जिससे कॉमन मेथड है कि जिसके वेस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है जिसको आप CBWTF बोलते हैं, जिससे जो ऑटोक्लेविंग हो गया, माइक्रोवेविंग हो गया, इनकार्नेशन, इस तरह से उनको वेस्ट करना है। उसी तरह ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन, जैसे हेल्थ केयर वर्कर है मस्ट बी ट्रेंड इन ए बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड जैसे मैंडेटरी हेपेटाइटिस बी हो गए या कोविड या टिटनेस के वैक्सीनेशन हो गए, फर्स्ट हाफ इन्वॉल्व फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, इनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि आपको इस तरह से करिए नहीं तो बीमारी फैलेगी। एनुअल रिपोर्ट इसका जमा करना जरूरी होता है, एवरी जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको June 30 ऑफ एवरी ईयर उसको एनुअल रिपोर्ट, एवरी ऑक्यूपायर एंड ऑपरेटर मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट कि उन्होंने कैसे डिस्पोज की है, ये भी 30 जून तक उसको करना होता है। पेनल्टी फॉर द वायलेशन इम्प्रिजमेंट 1 year तक का हो सकता है, 5 years तक का हो सकता है, 1 लाख तक का फाइन भी इसमें हो सकता है। इसको जो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये प्रिवेंट करता है जो इन्फेक्शियस जो डिसीज है ट्रांसमिशन के लिए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को, हेल्थ केयर वर्कर और पब्लिक के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1989 जो कि नोटिफाई किया गया था अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो इसमें भी जो देखिए व्हाट इज हैजार्डस वेस्ट पहले जाना जरूरी है। केमिकल टॉक्सिक है, एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल और रिएक्टिव है कि इन नेचर एंड कैन कॉज अ सीरियस हेल्थ हैजार्ड एंड हैज द पोटेंशियल टू पोल्यूट द सॉइल, वाटर और एयर। तो ऐसे जो वेस्ट है फ्रॉम द प्लांट इंडस्ट्री और द यूज्ड ऑयल या द लीड एसिड और बैटरी से केमिकल रेसिड्यू है तो इसको जो हैजार्डस वेस्ट इसको बोलते हैं। तो की प्रोविजंस इसके अंदर देखेंगे कि ऑफ दिस 1989 रूल जो है कि इसमें की जनरलाइजेशन, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। तो ये ऑल इंडस्ट्रीज जनरली जनरेटिंग हैजार्डस वेस्ट मस्ट ऑब्टेन ऑथराइजेशन फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। इसमें उसी तरह से आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, दिस हैजार्डस वेस्ट है द कंटेनर के मस्ट बी प्रॉपरली लेबल्ड विथ वार्मिंग सिंबल्स एंड द कलर कोड
ये सारी चीजें उसमें की जा सकती है। मार्क एंड द डिटेल्स और द कंटेंट रिसोर्सेस। थोड़ा फटाफट 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं फाइल में साइड सिग्नेचर कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा लेक्चर ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोगों के लिए, दे थोड़ी देर के बाद नहीं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, या identification and labeling the hazardous waste containers must properly labeled with the warning symbols, colored जो है, mark the detail containing this। तो इसी तरह storage and disposal, the hazardous waste must be stored in a secure, covered and isolated areas and disposal must be through the approved treatment, storage and disposal facilities, जिसको TSFD बोलते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि एक्सीडेंट का रिपोर्ट करना जरूरी है, जैसे केस ऑफ स्पिलिंग या लीकेज या एक्सीडेंट है, द इंडस्ट्री मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म the state pollution control board and concerned authorities and take emergency measures to control the hazard। The recording and maintenance of the report जैसे सेम है कि जो भी जनरेटर है must contain the record, जैसे वेस्ट क्वांटिटी कितना जनरेट हुआ, स्टोरेज डिपेल, मोड ऑफ डिस्पोजल और स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर ये कोई नहीं करता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, इसमें 5 years और 1 year 1 लाख और 5 years तक का इसमें पनिशमेंट के इसमें प्रोविजन है, और अगर कोई कंटिन्यू करता है 5,000 पर मंथ उसको और पेनल्टी उसमें एड ऑन करती है। तो ये चीजें आप देखिए कि जो पेनल्टी की प्रोविजन है ऑलमोस्ट सारे रूल्स में ये सेम है। तो एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस इसलिए कि प्रिवेंट करता है सॉइल एंड ग्राउंड वाटर को पोल्यूशन करने के लिए बचाता है, अवॉइड करता है हेल्थ रिस्क टू द वर्कर्स एंड कम्युनिटीज एंड फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो हैजार्डस वेस्ट जो है कि लेट द फाउंडेशन फॉर इंडियाज हैजार्डस वेस्ट अगर हम देखते हैं एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क विद द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑथराइजेशन, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज, disposal and these rules promote the responsible industrial behavior, environment protection and the amendment replacement। उसी तरह से नेक्स्ट जो है कि आपका जो है नॉइज पोल्यूशन एक्ट जो है आपका, कि इसके अंदर भी आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि नॉइज पोल्यूशन एक्ट जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर ही आता है ये भी, और ये डिफाइन करता है कि एक्शनेबल जो कि कितना एडमिटेड उसका नॉइस होगा, किस एरिया में होगा। नॉइस एमिटिंग एक्टिविटीज लाइक लाउड स्पीकर, इंडस्ट्री या फायर क्रैकर या फेस्टिवल में बसता है। एम्पावर करता है लोकल अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो है कि डे से लेकर और नाइट में जो भी, जैसे इंडस्ट्री में 75 डेसिमल पॉइंट डीबी जो है कि और नाइट में 70 डीबी अलाउड है। उसी तरह कमर्शियल में जो है कि आपके 65 डीबी और जो नाइट में जो 55 डीबी है। साउंड का जो वॉल्यूम है उसको जो मापा जाता है ये है रेसिडेंशियल में 55 और नाइट टाइम में 45 और साइलेंट जोन में 50 और नाइट में 40। तो इसको ये मानना जरूरी है। इसमें अवेयरनेस है, लोग मानते नहीं कि लोगों को कानून दूसरे के घर पे चाहिए, खुद के घर पे नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है कि मेरे एरिया में चलेगा, दूसरे के एरिया में नहीं होना चाहिए। तो ये जब सब लोग अपने से शुरू करेंगे तब ये साउंड पोल्यूशन बंद होगा। साइलेंट जोन इंक्लूड व्हाट, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोर्ट्स विद 100 मीटर रेडियस। रिस्ट्रिक्शन जो है यूज ऑफ लाउड स्पीकर, जैसे लाउड स्पीकर इन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड बिटवीन 10 PM to 6 AM except only in the written permission for the local authority or the cultural religious event up to the midnight, the 15 days year per state। लेकिन ये मानते नहीं है कोई। और इसी तरह एग्जाम्पल देखें, लाउड डीजे, मस्ट म्यूजिक और द वाइडिंग। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग जो चिल्लाते हैं, तो ये रेसिडेंशियल एरिया में अलाउड नहीं है, हॉस्पिटल के एरिया में अलाउड नहीं है, एजुकेशनल एरिया में अलाउड नहीं है, कोर्ट के प्रीमाइसेस अलाउड नहीं है, बट ये होते रहता है। उसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ नाउज फ्रॉम द फायर क्रैकर्स साइलेंट जोन में अलाउड नहीं है। ओनली फायर क्रैकर्स मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड नॉइज स्टैंडर्ड एंड परमिटेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर अलाउड। जैसे यूज ऑफ व्हीकल हॉर्न के अंदर भी यूज प्रेशर हॉर्न्स और द मल्टी टोन हॉर्न, जैसे साइलेंट जोन जैसे बीच में कि वो ला रहे थे कि आप हॉर्न के बदले गाना बजाइए, तो ये भी, लेकिन वो जो है कि अननेसेसरी हॉर्निंग इज एन ऑफेंस। ये भी जानना है कि जो हॉर्न बजाते हैं वो भी अलाउड नहीं है। जैसे ब्लोइंग द हॉर्न रिपीटेडली आउटसाइड हॉस्पिटल और स्कूल इज पनिशेबल। उसी तरह से रोल ऑफ द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटर नॉइज लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस कमिश्नर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दिस रूल्स। लेकिन ये सेल्फ डिसिप्लिन से ही ये रेगुलेट होगा, और जब लोग खुद से शुरू करेंगे इसको नॉइज पोल्यूशन कम करना तभी ये कम होगा। जैसे कंप्लेंट एंड एक्शन है, सिटीजन कैन कंप्लेन टू द लोकल पुलिस एंड पोल्यूशन बोर्ड, अथॉरिटीज मस्ट टेक द एक्शन, जैसे सीजर ऑफ द लाउड स्पीकर, द फाइलिंग ऑफ द केसेस एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज। इसमें भी जो है कि सेम इम्प्रिजनमेंट 5 years, आपको याद रखना है। इस तरह के जितने भी रूल है उसमें इम्प्रिजनमेंट 5 years और 1 लाख तक का पनिशमेंट है। एडिशनली अगर वो कंटिन्यू करता है तो 5,000 तक का। इंपॉर्टेंट देखना है, प्रिवेंट करता है स्टेज हाइपरटेंशन को, लेकिन ये जब तक सेल्फ डिफेंस नहीं आएगा तब तक ये नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं ओजोन डिप्लीमेशन के बारे में। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चर्चा की हुई है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो कर लेते हैं फटाफट। ओजोन डिप्लीशन जो है कि कंट्रोल रूल, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का है। व्हाट इज ओजोन? जैसे ओजोन लेयर इज द स्टीरियोटाइप प्रोटेक्टेड लाइफ ऑफ द अर्थ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जैसे केमिकल जो है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन या हलोन्स, ये डैमेज करता है लेयर को डिप्लीशन के, लाइक स्किन कैंसर, कॉन्ट्रैक्ट या क्रॉप डैमेज या क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें इफेक्ट करता है ये ओजोन
का ये चीजें। तो ओजोन लेयर इज ए स्टीरियोटाइप प्रोडक्ट करता है कि वो एक अम्ब्रेला है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे अर्थ को, कि अल्ट्रावायलेट रेस को अंदर नहीं आने देता, लेकिन इस तरह के जो गैसेस है जो बनती है उससे वो उसको हार्म करता है। तो ऑब्जेक्टिव ये जो 2014 का जो रूल है आपका कि ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रूल 2014, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड द यूज ऑफ ओडीएस एंड द प्रमोट सस्टेन सब्स्टिट्यूशन विद द ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस एंड इंश्योर करता है कॉम्प्लायंस विद द इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है। की प्रोविजन इसके जो है कि ऑफ द रूल्स द प्रोहिबिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज, जैसे स्पेसिफाइड ओडी सब्सटेंस लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, या फिर बैंड प्रोडक्शन इस तरह के जो है कि एचडीएफसी हो गई। तो फेसेस ऑन द टाइम बॉन्ड मैनर, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर एंड सीएफसी इज नाउ प्रोहिबिटेड। अगर इस तरह के गैस आते हैं तो अभी जो यूज कर रहे हैं उसमें इस तरह के अल्टरनेट गैस उसमें यूज करते हैं। लाइसेंसिंग फॉर द इम्पोर्ट्स इसका आप लेना जरूरी है। और रेफ्रिजरेशन एंटरप्राइजेज जो है कि एनी यूनिट इन्वॉल्विंग मस्ट रजिस्टर अंडर द MOEFCC, जैसे प्रोडक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे कि आप ये कितना उसमें से गैस निकलता है, इसलिए उसको वहाँ पे मिनिस्ट्री जो है कि उसमें वहाँ पे उसको रजिस्टर करना जरूरी है। लेबलिंग करना जरूरी है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड जरूरी है, और बैन ऑफ द न्यू यूनिट्स ऑफ द ओडीएस एंड द ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देंगे। ये रूल यही बोलता है कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट करिए, मेंटेनेंस करिए, बैन ऑन न्यू यूनिट्स है वो करिए, ट्रेनिंग जो कि हमने रेगुलर लेक्चर में देखा है। पेनल्टीज भी सेम है, इसमें आपको ये याद रखना है। तो पेनल्टीज तो आपका 2 पॉइंट ऐसे ही आपका दे देता है, जनरली शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रोडक्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से बंद करना, ग्लोबल क्लाइमेट का जो कमिटमेंट है। लास्ट है आपका सॉलिड वेस्ट के बारे में, जो आप रोज करते हैं, जैसे जो गीला कचरा या सूखा कचरा। तो सूखा कचरा का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करना है, दैट इज गिवन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये नोटिफाइड ये भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1968 में हुआ है। कि जो सॉलिड वेस्ट है जो कि आपका जो मैनेजमेंट रूल 2016 का, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है कि जिसको MOEFCC आप बोलते हो, 8 अप्रैल 2016 को उन्होंने ये अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये रूल्स उन्होंने बनाए थे। जो रूल्स जो है अथॉरिटीज बनाती है, एक्ट अथॉरिटीज बनाती है और अथॉरिटीज रूल बनाती है। तो ये जो रूल्स उन्होंने बनाया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने 8 अप्रैल 2016 को बनाया था। अभी क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है, इसको सेग्रीगेट कैसे करे, कलेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट कलेक्ट करे, प्रोसेस एंड डिस्पोजल करे। जैसे हमने बहुत सारे लीगल एड कैंप जो हमने किए, उसके अंदर हमने आप लोगों को ये सिखाया है, बताया भी है कि जैसे है करके, उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम दिस रूल्स अप्लाई टू द एवरी पर्सन एंड द एंटिटी। याद रखना, जैसे हाउस होल्ड, ऑफिस, शॉप, होटल्स, इंस्टीट्यूशन या ये जो स्पोर्ट्स और टाउनशिप है वहाँ पे। की फीचर्स इस रूल्स के जो है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक या ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक या मेटल ग्लास या डोमेस्टिक जो हैजार्डस वेस्ट है, बैटरी डिस्पोजल, इसको अलग अलग आप इसको सेग्रीगेट करिए, सेपरेट करिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखिए, ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक मेटल को अलग रखिए, और जो डोमेस्टिक हैजार्डस है जैसे बैटरीज हो गए या डायपर हो गए, केमिकल्स, उसको अलग में रख के उसको सेग्रीगेट करिए। और ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर जो है कि स्टोर एंड हैंड ओवर द सेग्रीगेटेड वेस्ट टू द ऑथराइज्ड कलेक्टर, जो कि घंटा गाड़ी आती है, ये सी चीजें आती है, तो उनको आप सेपरेट करके सेग्रीगेट करके दीजिए। एंड पे यूजर फीस फॉर द वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, डोंट बर्न और थ्रो और द बरी द वेस्ट इन ओपन एरिया, क्योंकि ये हजार्ड करता है आपके एनवायरमेंट को। Collection and the transportation of the waste must be collected door to door in segregation form, and the transportation vehicle should be avoid the waste mixing and vehicle must be covered GPS। तो आपने मन से आपके यहाँ पे भी जो सिस्टम चल रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो रूल्स है, ये रूल्स बताता क्या है कि सबसे पहले इसको सेग्रीगेट करो। सेग्रीगेट करने के बाद की ड्यूटीज है कि आपके वेस्ट जनरेटर की उसके कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल कैसे करना है। जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट must be processed through the composting या biomethane या recycling है, and can non-recycled and non-biodegradable waste should be go to the engineering landfill। जैसे कि waste processing target है cities with a population of more than 1 billion, the waste processing facility within the 2 years बनाना जरूरी है। Role of the local authority है जैसे कि establish करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर द वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग एटलीस्ट 50% ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एंड प्रमोट द पब्लिक अवेयरनेस करना जरूरी है, डोर टू डोर कलेक्शन करना जरूरी है। पेनल्टीज फॉर द लिटरिंग, कोई भी अगर इस तरह का उसकी अवहेलना करता है या फिर उसको लिटर करता है, खराब करता है, गंदगी करता है, तो उसको पनिश करना जरूरी है। तो इसमें इंक्लूजन करता है इनफॉर्मल सेक्टर को, जैसे रेक पिकिंग एंड द वेस्ट वर्कर्स शुड बी फॉर्मली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। जो कि कचरे वाले आप लोग बहुत बार देखते हैं कि वो लोग कलेक्ट करते हैं प्लास्टिक वेस्ट वगैरह, तो उनको पैसे गवर्नमेंट देती है इस तरह के करने के लिए। पेनल्टीज इसमें भी फाइन्स है, जैसे कलेक्शन ऑफ ट्रेड लाइसेंस है। एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये रिड्यूस करता है लैंड पॉपुलेशन को, प्रमोट करता है रिसाइकलिंग को, और प्रोटेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ। तो इस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, इसमें भी आपको ये जो है कि शॉर्ट नोट या 2 मार्क्स के लिए इसके आने की संभावना है। तो ये थोड़ा थोड़ा आप जो
इसमें अपने मन से भी जब भी आप लिखते हो इसके बारे में एक कॉमन सेंस लेना है कि आपके यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, आप आंसर लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा फटाफट इसलिए बोला हूँ कि रिवीजन लेक्चर है और उसका मेरा मेन मंशा है, क्योंकि अगर ये पूरा पढ़ने जाओगे तो कम से कम ये 24 आवर्स का पूरा जो आपका एनवायरमेंट लॉ का पूरा जो रेगुलर लेक्चर अगर लेंगे तो 24 आवर्स इसमें लगता है। लेकिन अगर हमने ये देखा है कि उसको हमने कम से कम समय में जो है कि करने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। इस तरह से हमने देखा है कि हमने पूरा क्योंकि रिवीजन किया है एनवायरमेंट लॉ का मॉड्यूल 4 का, जो कि आपका पूरा मॉड्यूल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड रूल्स कंप्लीट किया। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फटाफट आप इसको सुन लीजिए, जिससे कि अगर वन टाइम भी अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपको एग्जाम्स में बहुत फायदा होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।